नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन प्रमुख खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। जहां पहली खबर हरदोई से आपको बता दें, जहां पर मितो हत्याकांड का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के संडीला क्षेत्र में छप्पर के नीचे मिले बुजुर्ग के शव के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 11 फरवरी 2026 को मितो गांव में हुकुम सिंह यादव का खेत शव में बने जानवरों के छप्पर के नीचे मिला था। शुरुआत में मामला संदिग्ध लगा, लेकिन पूछताछ में त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की गई। मृतक के पुत्र रंजीत द्वारा बताई गई तहरीर के आधार पर थाना संडीला में मुकदमा अपराध संख्या 50/26 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने अहम सुराग जुटाए और पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। घटना के बाद आरोपियों ने शव पर रजाई डालकर घर चले गए ताकि मामला सामान्य तौर पर मौत का लगे, लेकिन गिरफ्तारी में पुलिस ने आरोपी अमन पुत्र रामकुमार और जमुना देवी पत्नी रामकुमार निवासी ग्राम मितो थाना संडीला जनपद हरदोई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 1 अदद ईंट भी बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया और घटना में प्रयुक्त ईंट बरामद कर ली गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई भी प्रचलित है। देखिए, घटना हुई थी 10/11 की रात को। एक वादी है रंजीत पुत्र हुकुम सिंह, उसने सूचना दी कि उसके पिता जो कि छप्पर में डेली सोते थे, डेली की बात ही उनका छोटा भाई गया और वहाँ देखा कि उनके पिता मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उस पर मुकदमा अपराध संख्या 50/26 धारा 103(1) पंजीकृत किया गया। उसके लिए अनावरण हेतु टीम लगाई गई। टीम के संदर्भ में ये प्रकाश तथ्य सामने आए हैं कि जो मृतक है, मृतक का एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब महिला का पुत्र अर्ली मॉर्निंग वहाँ गया, देखा तो वो एक साथ मिले, जिसमें आपस में कुछ कहासुनी हुई और जिसमें उसने ईंट से वार करके हुकुम सिंह की मृत्यु पारित कर दी। इस पर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करके बेचना प्रचलित है और इसमें 2 आरोपियों को वाराणसी के कचहरी में बम की धमकी मिली है। धमकी के बाद कचहरी सहित वाराणसी जनपद में अलर्ट है। रेलवे स्टेशन, रोडवेज और एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सार्वजनिक स्थलों पर चला चेकिंग अभियान। बीडीएस के साथ डॉग स्क्वाड, आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस की टीम रही है चेकिंग पर। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु दिखने पर सूचना देने की अपील भी उनसे की गई है। सर, आज जिस तरह से कचहरी में हमको सूचना मिली थी, धमकी मिली थी, उसको लेकर के कैसे आप लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए, आज एक बड़े लेवल पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बीडीडीएस की टीम, आरपीएफ, जीआरपी सभी टीमों के साथ में मिलकर के जो भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं या जो भी ऐसे जगह हैं जहाँ पर फुटफॉल लोगों का ज़्यादा है, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, कचहरी है, मंदिर हैं, प्रमुख घाट हैं, इन सभी जगहों पर एक बीडीडीएस के द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें डॉग्स और जो मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स हैं उनके से चेकिंग की जा रही है। इसमें सतर्क दृष्टि बनाई जा रही है। किसी भी तरह कोई भी घटना के लिए सभी लोग तैयार हैं। तो सर, जो धमकी मिली थी उसको लेकर के किया जा रहा है या फिर ऐसे ही? देखिए, इस तरह का थ्रेट तो मिला है, पर वो उसकी सत्यता की जाँच की जा रही है और उसी को लेकर पूरा अलर्ट जो है इसमें जारी किया गया है। पूरे शहर में चेकिंग चलाई जी, पूरे शहर में या सार्वजनिक स्थान? जी, पूरे शहर में जहाँ पर भी फुटफॉल लोगों का ज़्यादा है और जो इसमें प्रमुख टारगेट जो रहते हैं सभी जगहों पर एक बड़ी चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। अपील करते हुए आप नजर आए? देखिए, इसमें किसी तरह की कोई भी जो है र्यूमर फैलाने की फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा र्यूमर की वजह से भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस कई बार हो जाते हैं। सभी रैंडम इसको चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह की कोई भी अफरा तफरी मचाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
खबर हरिद्वार से है, जहां जीआरपी ने ट्रेनों में मोबाइल चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 चोरों को गिरफ्तार किया। मामला 25 जनवरी को ट्रेन संख्या 14610 हेमकुंड एक्सप्रेस का है, जहां एक यात्री के परिवार का लेडीज पर्स चोरी हो गया था और पीड़ित की शिकायत पर देहरादून में 0 एफआईआर दर्ज हुई थी, जो बाद में जीआरपी हरिद्वार ट्रांसफर हुई थी। जांच में सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्धों की पहचान हुई है, जिन्होंने चोरी के कुछ घंटों बाद ही एटीएम और यूपीआई से पैसे निकाले हैं। कप्तान अरुणा भारती ने बताया कि बलदेव सिंह रावत और अंश शर्मा ने चोरी की है, जबकि दीपक सेमवाल इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का माहिर था, जिसके चलते वो मोबाइल लॉक तोड़कर नया यूपीआई पिन सेट करता था। और पुलिस ने चोरों का आईफोन और एंड्रॉइड बरामद कर लिए हैं और साथ ही तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए हैं। फिर मोबाइल बेच दिया इन्होंने औने पौने दामों में, तो इनको लगा कि अब तो पकड़े नहीं जाएंगे, तो इन्होंने पुलिस पे भी मतलब एक तरह से छींटाकशी शुरू की कि हमें किस बिना पे गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारे पास ना तो मोबाइल है ना कुछ है, हमने तो कुछ भी नहीं करा। लेकिन क्योंकि सीसीटीवी फुटेज थी और इनका द्वारा ट्रांजैक्शन वो वहाँ पर शो हो रहा था, जब पिन बदल के चोरी कर लिया फिर मोबाइल बेच दिया इन्होंने औने पौने दामों में, तो इनको लगा कि अब तो पकड़े नहीं जाएंगे, तो इन्होंने पुलिस पे ही मतलब एक तरह से छींटाकशी शुरू की कि हमें किस बिना पे गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारे पास ना तो मोबाइल है ना कुछ है, हमने तो कुछ भी नहीं करा। लेकिन क्योंकि सीसीटीवी फुटेज थी और इनका द्वारा ट्रांजैक्शन वो वहाँ पर शो हो रहा था। 25 जनवरी को गुजरात का एक कपल पीयूष चंद्रकांत मोदी और उनकी वाइफ ये जम्मू से ऋषिकेश की तरफ को सफर कर रहे थे हेमकुंड एक्सप्रेस में, और सुबह जब इनके द्वारा देखा गया तो इनका सामान गायब था, पर्स चोरी था, मोबाइल चोरी था, एयरबड्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी और उस सूचना के आधार पे इनका मुकदमा लिखा गया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लगे तफ्तीश में। काफ़ी कठिन था क्योंकि मोबाइल वगैरह और लैपटॉप, ये मोबाइल और जो एयरबड्स थे सिर्फ उनसे चोर तक पहुंचना काफ़ी कठिन था। लेकिन जो ये मिस्टर मोदी थे, इन्होंने आकर के बताया कि मेरे खाते से ट्रांजैक्शन हुआ है। वो ट्रांजैक्शन जो है हमने बैंक मैनेजर से पूरी डिटेल्स ली। वो ट्रांजैक्शन देहरादून राजपुर रोड पे किसी बैंक से हुआ था। वहां पर के एटीएम और आसपास के सभी जगह को खंगाला गया, तो एटीएम में उनकी जो है फोटो आ गई। उस फोटो के आधार पे जगह जगह इनकी छानबीन की गई, पूछताछ की गई। लास्ट में ये जो है देहरादून से ही काफी मशक्कत के बाद पकड़े गए। पकड़े जाने पर इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हमारे द्वारा तो ऐसा कुछ किया ही नहीं गया है, ना हमारे पास मोबाइल है, आप किस बिना पे कर रहे हैं हमें गिरफ्तार। और पुलिस पे ही इन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए। इनको थोड़ा सा टैकल किया गया, बातचीत की गई, खूब इन्हें ढंग से समझाया गया कि पुलिस का साथ देने पर इनका फायदा ही है। लास्ट में टूटे और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया। इनके पास से फिर मोबाइल बरामद हुए हैं, एयरबड्स बरामद हुए हैं। ये करते क्या थे कि मोबाइल का पिन तोड़ देते थे और पिन तोड़ करके उसके बाद ये ट्रांजैक्शन करके फिर मोबाइल को आगे औने पौने दामों में बेच देते थे। इनका लीडर जो दीपक है, ये दुबई में रहकर आया है और इसको टेक्निकल चीजों की काफी अच्छी जानकारी है। अंश और बलवंत इसके साथी हैं। ये तीनों मिलकर के इस तरीके के कृत्य किया करते हैं। अंश जो है मुरादाबाद का है और बलवंत और दीपक पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के हैं क्रमशः। अंश के ऊपर पूर्व में गैंगस्टर का मुकदमा है क्योंकि 2024 में मोतीचूर हरिद्वार से ये जो है डकैती में जेल भी गया है। बाकी दोनों पे भी 2-2, 3-3 चोरी के मुकदमे हैं और अभी ये लोग हो सकता है आगे कुछ बरामदगी और भी करवाएं। फिलहाल इनसे और अच्छी तरह से जानकारी की जाएगी। रिमांड पे इन्हें ले लिया गया है और ये इतने ज्यादा शातिर थे कि इनको लगा कि हरिद्वार में हम पकड़े जा सकते हैं, तो इन्होंने ये सारा कृत्य ही जाकर के देहरादून में किया। इनको गिरफ्तार देहरादून से किया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अंश की, दीपक की और बलवंत की। कोई साथी इनके फरार है मैडम? नहीं, फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी देखते हैं अगर इनसे पूछताछ में और कुछ निकलता है। लेकिन फिलहाल ये तीनों का ही ये वाला कृत्य था क्योंकि ये हमारी बरामदगी पूर्ण है इसमें। क्या कोई पहले भी इनका आपराधिक इतिहास है? जी, इनके ऊपर चोरी के मुकदमे हैं और अंश के ऊपर तो 2024 का गैंगस्टर का मुकदमा भी है, डकैती के मामले।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने गुरुवार को ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने बहुमंजिला इमारत को सील करने के साथ ही करीब 11 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग की जमींदोज कर दिया उसे। MDDA की टीम ने पशु लोक निर्माण बाग की गली नंबर 10 में आपको बता दें कि श्रवी द्वारा बनाए जा रहे एक बहुमंजिला भवन पर छापा मारा है और बिना स्वीकृत मानचित्र के हो रहे इस निर्माण को मौके पर ही सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज और अवर अभियंता पूनम सकलानी समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है और यहां सुनील रावत द्वारा लगभग 5 बीघा भूमि पर अवैध रूप से सड़कें और प्लॉट काटे जा रहे थे, जिन्हें JCB की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने जनता से अपील की है कि नागरिक अपनी गाढ़ी कमाई निवेश करने से पहले यह जरूर जांच ले कि निर्माण का या प्लॉटिंग को प्राधिकरण से अनुमति मिली है या नहीं। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है और ऐलान कर दिया है 16 फरवरी को देहरादून में होने वाले प्रदर्शन को लेकर रुड़की में बड़ा सियासी संदेश देखा गया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गुंडाराज, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जमकर हमला बोला है और रुड़की के रामनगर स्थित एक होटल में आयोजित कांग्रेस की प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला गया। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि प्रदेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास वही अधिकार है, लेकिन उनसे काम लेने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वीरेंद्र रावत ने कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और सड़कों पर उतरने को मजबूर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उन्होंने CBI जांच पर भी सवाल उठाया और कहा कि जांच में बड़े स्तर पर झोल नजर आते हैं। कांग्रेस ने 16 फरवरी को देहरादून में होने वाले प्रदर्शन को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी का दावा है कि इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से भारी संख्या में लोग जुटेंगे और यहां सरकार के खिलाफ जन आक्रोश का बड़ा प्रदर्शन होगा। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति भी अपनाई है और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर नए सदस्यों को पार्टी में शामिल करने से पहले भी एक विशेष कमेटी जांच करेगी। सोलह तारीख को उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, युवाओं बेरोजगारी को लेकर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। कल की घटना है, कल 11 बजे तिब्बतियन मार्केट के पास एक व्यवसायी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। रानीपुर मोड़ पर एक सराफा व्यापारी हैं, उनके यहाँ दिन के 2 बजे दिन दहाड़े डकैती पड़ती है। उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लक्सर की घटना आपको अच्छी तरह याद है कि पुल चढ़ते वक्त एक मुलजिम जो है उसको ले जाया जा रहा था कोर्ट और उसको दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। तो आज पूरे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। जब माननीय हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उस समय मुझे अच्छी तरह याद है कि उत्तराखंड पुलिस को भारत में नंबर 3 की पुलिस कहा गया, नंबर 3 नंबर पर थी। और आज वो ही अत्याधुनिक पुलिस को क्या हो गया है, वही अफसर आज भी हैं, लेकिन सरकार उनसे काम नहीं ले पा रही है या सरकार का कुछ दखल है। पीछे हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, हमारे सारे विधायक उसमें थे। हम लोग DGP साहब से भी मिले और हमने निवेदन किया। उस दौरान आपने देखा होगा कि किस तरीके से उधम सिंह नगर में एक किसान ने एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि मेरी बोटी बोटी बेच दो और उससे
एसएसपी को पैसा दे दिया जाए ताकि उसका घर भर सके। तो उसको एक डेथ सेंटेंस के रूप में लेना चाहिए और हमारी मांग थी कि उस एसएसपी को हटाया जाए वहां से। लेकिन हमको सिर्फ ये सरकार से सिर्फ एक आश्वासन मिला कि हम एसटीएफ हमने गठित कर दी है। अरे जब वो व्यक्ति खुद उस पर कुर्सी पर बैठा हुआ है तो जांच सही तरीके से कहाँ हो सकती है। तो आज प्रदेश में जो है गुंडा राज हो रहा है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। आज युवा सड़क पर है, बेरोजगार है। पीछे आपने देखा होगा किस तरह से पेपर लीक के मामले में उस पर सीबीआई जांच हो। अंकिता हत्याकांड का आज तक उस वीआईपी का पता नहीं चला, जबकि पूरे प्रदेश में 13 के 13 जिलों के मुख्यालयों में हर ब्लॉक में 92 ब्लॉक है, उन सब में जो है लगातार कांग्रेस और आम जनता सड़क पर थी, प्रदर्शन कर रही है। तब जाके ये सीबीआई की जांच के लिए इन्होंने हामी तो भरी है, लेकिन वो जांच कल परसों एक सर्वदलीय जो है परेड ग्राउंड में हमने प्रदर्शन किया। काफी महिलाएं और सभी दल के लोग उसमें शामिल थे, जिसमें ये कहा उसके माता पिता, अंकिता के माता पिता भी वहां मौजूद थे और उसके पिता ने साफ साफ कहा कि सीबीआई को की जांच तब होनी चाहिए जब मैं जो है मेरी शिकायत पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप तीसरे पक्ष के आधार पर कैसे सीबीआई जांच कर सकते हैं। लगभग 25 से 30 हजार लोग जो है इस प्रदर्शन में पहुंचेंगे और उससे लोगों में बहुत उत्साह है। लगभग अभी मैं कल देख रहा था हमारे कनाली छिना के ब्लॉक प्रमुख जो है वो अपने साथियों सहित अभी से आ गए हैं। तो बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं में है, बहुत उत्साह हमारे नेताओं में है और जनता में बहुत उत्साह देखा जा रहा है 16 तारीख की प्रस्तावित रैली को लेकर। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी रैली होने जा रही है और ये आई ओपनर होने जा रहा है भाजपा सरकार के लिए। कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष के रूप में काम कर रहा है और इनका जो पाप का घड़ा है भाजपा का वो भर चुका है और बहुत जल्द 2027 से पहले आप देखेंगे वो पाप का घड़ा फूटेगा और निश्चित रूप लाल ढांग और साथ ही चिल्लर खाल रोड के निर्माण की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखी गई है। लाल ढांग पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार की विधायक रितु खंडूरी का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया। लाल ढांग चिल्लर खाल रोड के निर्माण की मांग कई सालों से की जा रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की वहां पर पहल के बाद इस मामले में स्पेशल याचिका दाखिल की गई है। लाल ढांग चिल्लर खाल जो हमारा मार्ग है 1958 का जो मार्ग है, आज उसको सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हटाया है और आदेशित हुआ है कि हम उसको अब बना सकते हैं और वो आम मानस के लिए अब खोला जाएगा। 18 गांव 40,000 से ज़्यादा लोगों को इससे सुविधा होगी। अब हमारे जो भाई और बहन हैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड में ही बाहर निकलेंगे। पहले हमें यूपी होके निकलना पड़ता था। तो ये आज हमारी सारी जनता, पूरे लाल ढांग कोटद्वार की जनता का प्रयास है, लंबा प्रयास है, काफ़ी समय से हम लोग लगे थे। रुड़की जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए वीसी सोनिका मीणा और अधिशासी अभियंता राजन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्राधिकरण में नियमों को दरकिनार किया जा रहा, जो बड़े स्तर पर अनियमितताओं की ओर संकेत करता है। आजाद अली ने आरोप लगाया कि राजन सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश RNN विभाग के अधिकारी है। उनकी पूर्व तैनाती वरिष्ठ पद पर रही है, लेकिन कुंभ मेले के दौरान उन्हें एक्शन पद पर लिया गया और उन्होंने इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए सवाल उठाया कि एक वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी को इस प्रकार संवेदनशील जिम्मेदारी कैसे सौंपी गई। और उनका दावा है कि वर्तमान में राजन सिंह से HRDA में कार्य लिया जा रहा है, जहां वे कथित रूप से अधिकारियों के लिए दलाली कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राजन सिंह के खिलाफ SIT और साथ ही ED सहित 3 जांचें चल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुलकर आवाज उठाने से इसलिए बच रही है क्योंकि उसे अपनी फाइलें खुलने का डर है।
हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के काम को जन अधिकार पार्टी, तो इससे अंदाजा लगाइए कि हम अपना घर छोड़े काम कर रहे हैं कि देश की आवाज बन रहे हैं, तय करेगी। देखिए, पार्टी एक संगठन है, पार्टी परिवार है, पार्टी के अंदर संविधान है, पार्टी जिसको जिस विधानसभा से तय करेगी, निश्चित तौर पर उसी विधानसभा से हर कोई व्यक्ति चुनाव करेगा। देखिए सुनिए, तो फिर मैं वही बात कहूंगा, जो विपक्ष है वो मित्र विपक्ष है। क्या कांग्रेस को नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही किस हद तक जा चुकी है, भ्रष्टाचार किस चरम पे है, भ्रष्टाचार कहां से कहां पहुंच गया? लेकिन गलती ये है कि ये उनसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनके लिए अगर आवाज उनके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो कहीं इनको अपना डर है, इनकी फाइलें ना खुल जाए। नहीं तो किससे छुपा है कि एक राजन सिंह यूपी RNN का कर्मचारी है, अधिकारी है, हुडा में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, हुडा में वो SC पद पर है, SC सीनियर पद पर है, और उसको मेला कुंभ मेला के लिए एक एक्शन पद पे लाया जा रहा है। मतलब SC को एक्शन पद पे लाया गया। और ये तो देखिए कमाल की बात कि मेला के लिए उसको लाया गया और उससे काम कराया जा रहा है HRDA का, जहां वो जम के दलाली कर रहा है, अधिकारियों की दलाली कर रहा है वो, क्योंकि बहुत बड़ा दलाल है। उसके खिलाफ एक SIT जांच चल रही है, उसके खिलाफ ED चल रही है, उसके खिलाफ कमिश्नर गढ़वाल की उसमें 3-3 जांचें चल रही है उस व्यक्ति के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं HRDA की जो VC है सोनिका मीणा जी, उनका संरक्षण है उसे, उनके कहने पे वो दलाली कर रहा है, दबा के वहां पे दलाली कर रहा है। तो जल्द अगर उस पर कार्यवाही नहीं हुई, अभी तो जन अधिकार पार्टी तरफ से सिर्फ ज्ञापन गया है, पूरे HRDA का पूरे विभाग के खिलाफ प्रदर्शन होगा। खासतौर पे विभाग की जो अध्यक्षता है, VC हैं सोनिका मीणा, उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा। और जो इन अधिकारियों द्वारा भी भ्रष्टाचार किया है पहले, जहां जहां ये लिप्त रहे, इन सब की फाइलें खोली जाएंगी। लेकिन अगर राजन को एक सप्ताह के अंदर अंदर उस विभाग से हटा के उसके उस विभाग में नहीं भेजा गया जिस विभाग से आता है, क्योंकि नियम का भी उल्लंघन है। नियम का उल्लंघन है कि 55-56 साल एज उसकी हो गई, लास्ट के 5 साल अपने मूल विभाग में काटने होते हैं, मूल विभाग में रहना होता है। उसमें तमाम खामियां हैं, ज्ञापन में हमने लिख के दिया है। यही कार्रवाई नहीं होती तो HRDA VC का और पूरे HRD का घेराव होगा। हाँ, अगर राजन जैसे अधिकारी को मेलाधिकारी सोनिका मीणा संरक्षण देंगे, राजन जैसे अधिकारी को SC पद से हटाकर जूनियर पद पे, एक्शन पद पे ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ खेला ही है, बड़ा खेला ही है। और निश्चित तौर पे राजन जैसे आदमी का अगर जो यूपी RNN से निकल के आया है, करोड़ों 137 करोड़ के घोटाले की जांच चल रही है उसकी, तो जो 137 करोड़ का घोटाला यूपी RNN विभाग में कर सकता है, तो वो मेले को कैसे छोड़ देगा, कुंभ मेले को कैसे छोड़ देगा? तो निश्चित तौर पे राजन जैसे अधिकारी अगर रहेंगे तो कुंभ में, मैं पहले से कह देता हूँ कि बाद में खुलेंगी फाइलें, इसमें भी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 34वीं वाहिनी हल्दू चौड़ और साथ ही कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सेवानिवृत्त सैनिक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों एवं पदाधिकारियों ने अमूल्य योगदान को स्मरण कर उनके साथ आत्मीय संवाद स्थापित किया है। कार्यक्रम में प्रभात से सभी पूर्व सैनिकों एवं भूतपूर्व पदाधिकारियों का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर वाहिनी परिवार द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। इस दौरान आपको बता दें तंबोला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। सम्मान समारोह के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को उनके उत्कृष्ट सेवा का समर्पण और राष्ट्र के प्रति अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि ये जितने भी यहाँ भूतपूर्व भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लोग आपने देखे, ये अपने स्वर्णिम काल हमारा बल ऐसे कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करता है। और भूतपूर्व विशेषकर क्योंकि हिमालय हमारे जवान जो है वो एल्टीट्यूड में, एक्सट्रीम ठंड में
यहाँ पर की जाड़ों के दौरान -30 -40 टेम्परेचर रहता है और कठिन परिस्थितियों में अपने देश की सेवा करते हैं। इतने कठिन सेवा के बाद जब वो रिटायर होते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये होता है कि हमारा जो बल से संपर्क बना है। इस प्रकार के सम्मेलन के बारे में बल मुख्यालय ने हमारा एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने फरवरी माह में सभी को कहा है कि कोई भी दिन चुन लें जिसमें कि वो भूतपूर्व ITBP के लोगों को बुला के सम्मान करें। उसी कड़ी में ये 34वीं वाहिनी आज के दिन उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। इसमें पुराने लोगों से हम मिलते हैं। यहाँ तक मैं अपना कहूँगा कि मैं इस बल में 72 में आया, 2012 में सेवानिवृत्त हुआ। मेरे कई साथी यहाँ पर मिले जिन्होंने मेरे साथ काम किया है और जब वो मिले मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई, उन्हें भी बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांट सके। किसी के काम में हम, किसी के सेवा में हम काम में आ सके तो हमारी खुशकिस्मती होगी। और कोई समस्या अगर इनकी होती है उसको आगे बढ़ाने का भी हम प्रयास करते हैं। इस लिहाज से इस प्रकार का पर्व बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा है हम सभी लोगों का। वेतन से सेवानिवृत्त होकर जितने भी हिंदी रहे हैं एक नई पहल है जो इस साल से हमने शुरू की है ITBP में। और हम स्पेशली जो ITBP का हेडक्वार्टर है हमारा दिल्ली में, उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिससे कि जितने भी सेवानिवृत्त हिंदी हैं उनको एक मौका मिलता है मिलने का और पुरानी आपस में बातचीत और पुरानी यादें ताज़ा करने का एक अच्छा मौका है। क्योंकि जो जवान है या हिंदीर है वो रिटायर नहीं होता है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सोल्जर नेवर रिटायर, तो हिंदीर भी कभी रिटायर नहीं होता है। रिटायरमेंट के बाद भी वही डिसिप्लिन, वही उसमें जोश और वही हिम्मत ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी कंटिन्यू। तो ये जो एकता का हमारा वो है, इसमें बहुत ही अच्छा इन्होंने पहल की है कि साल में एक बार जैसे आज के दिन इन्होंने चिन्हित किया है तो ये जो अलग अलग हर जगह इन्होंने बांट रखे हैं इलाके कि ये उस इलाके में आपका रुद्रपुर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हिंदीर हैं रिटायर हुए वो यहाँ केंद्रित होते हैं। वैसे भी और भी जगह भी हर जगह ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ रिटायर हुए हैं उनकी अलग अलग चिन्हित करी हुई जगह पर आज के दिन मिलते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है, आपस में मिलाप होता है और पुरानी यादों को ताज़ा किया जाता है। तो मैं एक बार पुनः जो यहाँ के CO साहब हैं श्री अनिल जेटली, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया है आपस में मिलने का। और प्रत्येक वर्ष मैं ये कामना करता हूँ कि हर वर्ष जितने भी सेवानिवृत्त हुए हैं हिंदी वो हर साल आज की तरह ही यहाँ अगले साल भी और आने वाले सालों में मिलते रहें और इसको और अच्छा समय समय पर हर साल इसको बढ़ाते रहें। और जो नौकरी भी बढ़ेगी इसमें कई नहीं आ पाए होंगे पर अगले टाइम हम लोगों का जोश देखकर और जो यहाँ कार्यक्रम किया गया उसको देखकर ज़रूर अगले टाइम नौकरी हमारी बढ़ेगी। और मैं उनका इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ CO साहब उन्होंने जो कार्यक्रम यहाँ कल्चरल प्रोग्राम यहाँ कराया गया वो बहुत ही उत्तम थे और उनको भी मैं धन्यवाद सभी लोगों को और जो पीछे से जो कार्य कर रहे थे उनका भी धन्यवाद इन्वॉल्व थे, चाहे ऑफिसर थे जवान थे उनका मैं
महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आ गया है। ऐसे में नीलकंठ मंदिर में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ एकाएक बढ़ गई है। आज जानकी सेतु लक्ष्मण झूला के अलावा नीलकंठ पैदल मार्ग पर बम बम भोले के उद्घोष के साथ हजारों श्रद्धालु नीलकंठ की ओर जलाभिषेक के लिए जाते हुए देखे गए हैं। लगातार ये संख्या बढ़ती हुई ही नजर आ रही है और मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पुलिस फोर्स भी तैनात है, जो लगातार नीलकंठ जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा और व्यवस्थित तरीके से गंतव्य की ओर रवाना कर रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की भीड़ में संदिग्ध और अपनी नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षित गंगा घाटों को ही गंगा जल भरने के लिए सलाह देने की मांग की गई और साथ ही जल पुलिस की भावना की तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से तैनात किया गया है। प्रशासन की ओर से नीलकंठ और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं पर श्रद्धालु संतोष जता रहे हैं और साथ ही एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल और साथ ही एसएसपी पौड़ी सर्वेश पवार ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी को ना हो, उस पर उनका फोकस बना है। मंदिर के पुजारी शिवानंद गिरी ने बताया कि श्रद्धालुओं में जल अभिषेक करने के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गया जिले के बहेरा थाना पुलिस ने थाना गेट के डोभी चतरा रोड स्थित मुख्य मार्ग पर एक कंटेनर ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने चालक व उपचालक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार कंटेनर ट्रक संख्या BR02GA6224 को रोककर चालक शत्रुघ्न मांझी और उम्र करीब 30 वर्षीय पिता स्वर्गीय मंगर मांझी निवासी बीजूपुर थाना महकार तथा उपचालक अजीत कुमार उम्र करीब 24 वर्षीय पिता राजेश राम निवासी कुलवाहवरार
थाना अत्रि दोनों जिला गया से पूछताछ की गई। इसके बाद विधिवत तलाशी ली गई है। तलाशी के दौरान जब कंटेनर खोला गया तो ड्राइवर सीट के ऊपर पीछे की ओर बनाए गए गुप्त तहखाने में विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब के कार्टन छिपा रखे मिले हैं और साथ ही बरामद शराब पर फॉर सेल इन उत्तर प्रदेश अंकित पाया गया है। आपको बता दें बरामद शराब में मास्टर ब्लेंडर, सिग्नेचर, प्रीमियम ग्रेन विस्की और साथ ही अन्य तमाम तरह की शराब बरामद है। थाना अध्यक्ष रवि रंजन कुमार ने बताया कि शराब की खेप को गुप्त तहखाना बनाकर तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। मेहनत, नई सोच और वैज्ञानिक तरीका अपनाकर शेरघाटी प्रखंड के पथलकट्टी गांव के प्रगतिशील किसान व पूर्व मुखिया श्रीकांत यादव ने यह साबित कर दिया है कि खेती घाटों का नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा बन सकती है। पारंपरिक धान गेहूं की खेती को से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बहुफसली और साथ ही जैविक खेती को एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो इलाके में किसानों के लिए प्रेरणा बन गया है। और साथ ही आपको बता दें कि वहां पर माउंट आबू में प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने करीब 10 एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट, केला, अमरूद, आम और साथ ही मौसमी जैसी सब्जियों की खेती शुरू कर दी है। आधुनिक ग्रीन हाउस तकनीकी अपनाकर वे साल भर उत्पादन ले रहे हैं और आपको बता दें कि 15 कट्टा में विशेष किस्म की मिर्ची की खेती की गई है जिस पर करीब 26 लाख रुपए की लागत आई है। उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं के तहत 90% तक अनुदान भी मिलता है, बस किसान को आगे बढ़कर जानकारी लेना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट बने पहचान। करीब 7.5 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगाया गया है। कोलकाता से मंगाए गए 16,000 पौधों पर प्रति पौधा लगभग 20 रुपए खर्च आया है। जैविक खाद की रूप में वर्मी कंपोस्ट और साथ ही सरसों की खल्ली का उपयोग किया जा रहा है। बाजार में इसका भाव करीब 300 रुपए किलो तक मिल रहा है और फल पूरी तरह तैयार होने से पहले ही बाहर के व्यापारी संपर्क करने लगते हैं। खेती किए हुए हैं, ये 12 कट्ठा का ये मिर्चा का खेती इसमें हो रहा है और ये जो है एफएलडी कहा जाता है, ग्रीन हाउस भी इसको बोला जाता है। तो ये अभी इसमें मिर्चा का खेती उत्पादित किए हैं। इसके पहले इसमें खीरा का उत्पादन किए थे। ये कोई भी फसल को कोई भी मौसम में इसमें फसल ले सकते हैं, ऐसा इसमें सिस्टम बना हुआ है। अधिक टेम्परेचर होने पर फॉग का सिस्टम इसमें लगा हुआ है, फॉग से इसको टेम्परेचर को कम करते हैं। और इसमें आपको जिस समय मार्केट में कोई भी उत्पादन आता है उसके पूर्व ही इससे हम उत्पादन लेकर के मार्केट को भेजते हैं। अच्छा, हमको ये बताइए, ये मतलब ये अपना पर्सनल है या फिर सरकारी अनुदान के तहत भी दिया मिलता है? ये सरकारी अनुदान के तहत सहयोग रूप में किया गया है। 90% इसमें सरकार का अनुदान मिला है और 10% अपना और 10% किसान का। भारत सरकार का ही है और ये भारत सरकार का उपक्रम है किसानों को कैसे नया तरीका से खेती करना है जो लाभप्रद हो। आज किसान जो है खेती से डैमेज में जा रहा है, उसको कैसे उन्नत खेती करके और उन्नत लाभ प्राप्त किया जाए, इसके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का ये संयुक्त रूप से प्रयास है। लोगों को उत्साहित करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। सर, लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है कोई किसान अगर चाहे तो कहाँ पर आवेदन करेगा? कि हाँ, इसको लाभ लेने के लिए जिला उद्यान पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है। प्रखंड में भी प्रखंड उद्यान पदाधिकारी हैं, उनसे भी संपर्क किया जा सकता है। और ये भारत सरकार का ये एक छोटा सा उपक्रम है। इसके साथ साथ और बहुत सा उपक्रम है जो कि किसानों के लिए बहुत लाभप्रद है, जैसे मशरूम का खेती हो गया, मत्स्य पालन हो गया, तालाब का हो गया और कृषि क्षेत्र में अभी जैसे ड्रैगन फ्रूट भी हम लगाए हुए हैं। 5 बीघा में केला का खेती भी लगाए हुए हैं। इस तरह से बागवानी से किसान बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ छोटा मोटा नमूना के तौर पर अभी
यहाँ इसको लगाए हैं, इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। अच्छा, किसान को जागरूक करने के लिए क्या कहिएगा? किसान को जागरूक करने के लिए यहाँ आकर के देखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उन लोग को मीटिंग करना पड़ेगा, कैसे खेती से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था भी बना रहे हैं। आपका परिचय? हमारा नाम हुआ श्रीकांत यादव, पूर्व मुखिया गोपालपुर पंचायत। महाशिवरात्रि को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई ताकि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने की है। मुख्य अतिथि के रूप में अजगैबीनाथ महंत के, आपको बता दें, मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी महाराज सहित नगर सभापति बीडीओ संजीव कुमार उपस्थित रहे हैं। बैठक में शहर के प्रबुद्ध नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल रहे। सभी ने आपसी भाईचारे, समन्वय और सहयोग के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाने पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार ने कहा कि महाशिवरात्रि आस्था का महापर्व है, जिसे शांति, अनुशासन और आपसी सौहार्द के साथ मनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सुल्तानगंज थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि जुलूस, शोभा यात्रा एवं मंदिरों में आयोजित कार्यक्रमों के लिए इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा। सुल्तानगंज थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अफवाहें फैलाने वाले या शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में है, इस बारात को देखने के बाद लगता है कि देवघर अभी फैल हो गया है हमारे सुल्तानगंज के साथ। यह है 17 या 18 को शुरू होने जा रहा है, जो तमाम मस्जिदों में हमारी तरावी शुरू हो जाएगी और रोजा रूप रखेगी। और 4 मार्च को बैठक तो होगी, बड़ाओं को समय मिलेगा, बैठक होगी, मगर हम लोग रोजेदार बन के आवेंगे। 4 मार्च को होली है और अगर शुक्र पड़ता है तो हमारा जो भी त्यौहार है अभी तक शांतिपूर्वक मना है। इसी तरह शिवरात्रि भी शांतिपूर्वक, माह रमजान भी और ईद भी और होली भी शांतिपूर्वक रहे। लखीसराय में 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संग्रामपुर पंचायत के भंडार जीविका भवन प्रांगण में एक भव्य कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पंचायत के मुखिया दीपक सिंह ने किया है, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन परंपरागत तरीके से नारियल फोड़कर पिंकी कुशवाहा ने किया। प्रतियोगिता में बढ़िया लखीसराय की टीमों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी भागीदारी निभाई। खिलाड़ियों ने उमंग और जोश के साथ शानदार मुकाबले पेश किए और कार्यक्रम स्थल पर लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा ने किया है। इस दौरान परिसर में एसडीओ प्रभाकर कुमार और डीपीओ वंदना पांडे, सीओ चानन रवि प्रसाद, बीडीओ चानन प्रिया कुमारी, प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश यादव और अन्य लोग वहां पर उपस्थित रहे। ठीक है जी सर। आज चानन क्षेत्र में आपका आगमन हुआ, विशेष क्या सर? देखिए, आज राष्ट्रीय महिला दिवस है और विशेष यही है कि राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो सरोजिनी नायडू जी का जन्म तिथि है, चानन क्षेत्र में कार्यक्रम रखने की 3 वजह थी। पहली वजह यह है कि जिला स्तर पर भी फुटबॉल मैच हुआ। उस फुटबॉल मैच में चानन की इसी गांव की लड़कियां चैंपियन बन के उभरी हैं, तो उन चैंपियन लड़कियों के सम्मान में ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया था कि जिस गाँव की बेटियां, जिस क्षेत्र की बेटियां, तो पूरे जिला में 32 टीमों में फुटबॉल टीम में चैंपियन बनी। हम लोगों का मन था कि उनके गांव को सम्मानित करने के लिए, उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा था। एक दूसरी वजह यह भी थी कि माननीय पिंकी कुशवाहा जी जो सदस्य है राज्य महिला आयोग में, ओबीसी क्षेत्र से हैं, उन लोग का एक और आकर्षण था कि उनके क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा जाए ताकि यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की बेटियों को महिला आयोग के बारे में और राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जानकारी मिले कि चीज क्या है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि लखीसराय जिला महिला के लिंगानुपात में और महिला के सशक्तिकरण के मामले में अगर देखा जाए तो हम लोग जो राष्ट्रीय पैमाना है उससे पीछे है। कार्यक्रम हम लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों से ये जिला पीछे है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा चुनाव में जो सामान्यतः माना जाता है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा होता है, इस क्षेत्र में वोट प्रतिशत भी महिलाओं का कम था। जो इस पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया और वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। तो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम ऐसी जगह पे रखना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा उसका असर पड़े। इस क्षेत्र में शिक्षा की कमी है,
तुलनात्मक रूप से देखें तो क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ है। यहाँ की बालिकाओं को पढ़ने के उतना अवसर नहीं है और कम उम्र में शादी हो जाने के बाद बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो हम लोग को था कि इन बच्चियों के बीच में, इन बच्चियों के माध्यम से हमको संदेश देना था कि इस क्षेत्र की बच्चियां खेल भी सकती हैं, इस क्षेत्र की बच्चियां चैंपियन भी बन सकती हैं। और इसी क्षेत्र के बच्चों में आज कबड्डी का भी यहाँ एक मैच रखा गया था, सिर्फ ये बताने के लिए। इसी क्षेत्र के बच्चों कुश्ती में भी राज्य स्तर पर चैंपियन बनी है। तो इस गाँव में रखने के पीछे यही कारण था, इस पूरे क्षेत्र में, पूरे समाज में महिलाओं के बीच में मैसेज जाए कि वो किसी से कम नहीं है। और सरकार की जो भी योजना है उसका हम लोग यहाँ पे शिविर भी लगाए थे, तो बताने के लिए कि महिलाओं के लिए सरकार क्या कर रही है, उनके सशक्तिकरण की क्या योजना है। बस इसमें सबको आगे आगे अपनी योजनाओं का लाभ लेना है। साथ ही साथ जितने पुरुष बंधु हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो लोग भी इस योजनाओं को जाने और अपने घर में अपनी बहन बेटियों को इन योजनाओं का लाभ दें और महिलाओं को सम्मान करें। जहाँ भी मौका मिले महिलाओं को आगे बढ़ने में मौका। सर लेकिन चानन में एक भी खेलने लायक कहीं भी समतलीकरण फील्ड नहीं है, जो भी बना है तो बास्केटबॉल के लिए बना है, लेकिन ना तो कबड्डी के लिए है और ना तो यहाँ पे फुटबॉल के ग्राउंड है। क्या हम आपसे ये आग्रह करते हुए ये कहना चाहते हैं, क्या हमारे चानन में ग्राउंड का निर्माण हो? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, दो चीजें बताएं। एक तो खेल का मैदान भले ना हो, खिलाड़ी आपके पास मौजूद है। जी सर। अभी कुछ दिन पहले कुश्ती का इतना बड़ा दंगल भी आपके क्षेत्र में आयोजित हुआ था, तो उस कार्यक्रम में भी आया था। तो क्षेत्र जो है वो खिलाड़ियों का क्षेत्र है और बहुत ज्यादा प्रतिभा है यहाँ पर। तो जहाँ पे प्रतिभा है, सरकार की व्यवस्था भी वहीं पे की जाएगी। मैं आशान्वित हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग फुटबॉल का एक ग्राउंड और बच्चों के खेलने के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो लेकर आएंगे। दूसरी चीज की बास्केटबॉल का हम लोग जिला स्तर पर एक प्रतियोगिता रखी है कि जितने भी स्कूल है सभी स्कूलों की टीम तैयार हो, सभी स्कूल आपस में मैच खेलें और इस महीने के लास्ट में जिला की जो 8 शिक्षक अंचल है, शिक्षा के 8 अंचल हैं, उस 8 अंचल की 2-2 टीमों यानी 16 टीमों का एक बास्केटबॉल का मैच हम लोग जिला स्तर पर रखेंगे। इस खेल को थोड़ा लोकप्रिय भी बनाना है। मैदान तो बन गया लेकिन कोई खेलता नहीं है, बच्चों को इसकी जानकारी भी देनी है कि खेल कैसे खेले जाते हैं। धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप मीडिया बंधुओं का अगर सहयोग रहेगा तो हम लोग इसका जोधपुर राजस्थान में अभिषेक सैन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको बता दें, जोधपुर शहर इस बार एक भव्य और साथ ही अलौकिक शिव बारात का साक्षी बनने जा रहा है। शिव बारात महोत्सव समिति सरदारपुरा प्रखंड द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुद्वारा दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद प्रांत अध्यक्ष एवं शोभा यात्रा संरक्षक डॉक्टर राम गोयल ने बताया कि इस बार की बारात खास होगी। उज्जैन से स्वयं बाबा महाकाल दूल्हे के रूप में वहां पर महाडोल में विराजमान होकर पधारेंगे, जिसे कोलकाता के विशेष पुष्पों से सजाया गया है। वृंदावन से स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित बाकी बिहारी का नया निभोर विग्रह भक्तों को दर्शन देगा। और साथ ही वहां पर समिति अध्यक्ष एवं किन्नर समाज गादीपति सरोज मासी ने बताया कि महाराष्ट्र के नासिक से आए सिंह गर्जना, ढोल नगाड़ों की गूंज और साथ ही बालोतकरा की अंगी गैर और साथ ही जयपुर की महादेवी अघोरी टोली का भस्म रमाता नृत्य और साथ ही उज्जैन के डमरू वादक दल का आरती वंदन प्रदर्शन इस शोभा यात्रा के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। हमारा इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे और पूर्व की बातें आप लोग सहयोग करते हैं, वैसे हमें अटूट विश्वास है कि आप आगे भी ऐसा ही सहयोग बनाए रखेंगे। मासी हमारे बीच में है। मासी कुछ जोधपुर शहर के अंदर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव बारात महोत्सव समिति के द्वारा विराट शिव बारात का आयोजन 15 तारीख महाशिवरात्रि के दिन किया जा रहा है। यह आयोजन सरदारपुरा के सत्संग भवन से शुरू होकर सिरे बाजार होते हुए अचलनाथ तक संपन्न होगा। मैं सभी जोधपुर वासियों के साथ में सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि इस शिव बारात में हिस्सा बने और बाबा का आशीर्वाद लेवे और साथ ही हमें पूर्ण सहयोग करें। अमित पाराशर, प्रवक्ता शिव बारात महोत्सव समिति। अमित जी, विशेष क्या है इस बार बारात के अंदर? विशेष महाकाल की डोली होगी। महाकाल उज्जैन का विग्रह जो महाकाल से आए हैं वो इसमें विशेष है। इस बार उदयपुर और जयपुर के अलग अभिनय करने वाले लोग इसमें जुड़ेंगे। जयपुर की अघोरी की टोली है। महाकाल की भस्म आरती जो होती है वो इसमें विशेष दिखाई जाएगी
बालोतरा की आंगी गैर इसके अंदर होगी। और बहुत ही विशेष होगा कि बाबा खाटू श्याम का विग्रह निशान यात्रा के साथ में चलेगा। वृंदावन से बांके बिहारी लाल का बहुत सुंदर विग्रह पूर्ण स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होकर हमारे साथ में चलेंगे। उसके साथ में उनके चवर ढुलाने वाले लोग चलेंगे। तो बहुत सुंदर ये शोभा यात्रा शिव बारात के रूप में हम लोग निकाल रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और सहयोग प्रदान करें। बारात का समय क्या रहेगा? बारात का समय शाम 7 बजे 15 तारीख महाशिवरात्रि के दिन रविवार। ये कार्यक्रम है जो अपने सरदारपुर में रखे हैं, हिंदू संगठन में ये सब बच्चों ने रखा है। इसमें मुझे भी अध्यक्ष बनाया है और सारी जनता से मेरा यही कहना है कि मैं आपकी सरोज मासी, आप सब जानते ही हो मैं किन्नर समाज से गादीपति घंटाघर से सरोज मासी हूँ, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है पूरी पब्लिक से कि 15 तारीख को ये शिव बारात निकल रही है तो पूरा सहयोग करें। और सबको मेरी तरफ से नेता है, सब पधारे, सब आके शोभा बढ़ावे। जय हो। इसमें आयोजन में क्या क्या विशेष होगा? इसमें तो यही हो रहा है, शंकर भगवान का ब्यावला है और महाकाल से ये महाकाल बाबा भैरवानाथ को लेके आए हैं बच्चे, तो उनको भी आयोजित करेंगे। और ये मेरे संजू भाई साहब अग्रवाल, इन्होंने शिव बारात के विशेष बराती अपने घर में रखा है। और सामने पार्टी वाला ने लड़की जो पार्वता जी है उनको भी रखा है। वहाँ योगा कुड़ी में ये आयोजन करके फिर यहाँ से बारात निकलेगी। आप जोधपुर शहरवासी को क्या कहेंगे? मैं जोधपुर शहरवासी कहूँगा अधिक संख्या में पधारे और सेवा की भावना उठाए यहाँ के, ये सब के लिए फायदा है। हमारा इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। चित्तौड़गढ़ से अगली खबर, जहां पर भाई खेड़ा क्षेत्र स्थित श्री समलेश्वर संगम महादेव मंदिर में वहां पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 15 से 19 फरवरी तक 5 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले के दौरान कवि सम्मेलन, भजन संध्या सहित अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में क्षेत्रीय परिषद बालकिशन भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर संगम स्थल एवं वीर गोरा बादल धरा और सहित स्थित संगम महादेव परिसर में भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। 18 फरवरी को अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिससे देश भर से आए कवि अपनी काव्य प्रस्तुतियां देंगे। 19 फरवरी को विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। क्या मामला? संगम महादेव में गत 30 वर्षों से जो मेला बंद था, पिछले वर्ष शुरू किया गया है, वो अब की बार भी दिनांक 15 से 19 फरवरी के बीच में आयोजित हो रहा है। उसमें मेले का शुभारंभ 15 फरवरी को रहेगा और 16 फरवरी को देवनाथ भगवान की कथा का आयोजन किया जाएगा गंगापुर की पार्टी द्वारा। और 17 फरवरी को विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन रखा गया। उसमें हजारों महादेव से शुरू होकर पावटा चौक, सब्जी मंडी, सुभाष चौक, कोतवाली, कलेक्ट्री, किरखेड़ा होकर बोईखेड़ा समापन, धर्म सभा और संतों का मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद लगभग 30,000 लोगों का महाभंडारा रखा गया है। और 18 तारीख को विराट कवि सम्मेलन रखा गया है। उसमें देश भर से विख्यात कवियों द्वारा सुनील व्यास, दीपक पारिक, गौरव चौहान, निशा पंडित, अर्जुन अल्लड़, सतीश आचार्य, गौरव पालीवाल आदि बड़े देश के महान कवियों का द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 19 फरवरी को विशाल भजन संध्या का आयोजन रखा गया है भगवती सुतार एंड पार्टी द्वारा। मैं आप सभी से, शहरवासियों से और चित्तौड़गढ़ नगरवासियों से सभी से निवेदन करता हूँ कि इसमें विभिन्न प्रकार की 200 स्टॉलर लगाई जा रही है। डॉलर, झूले, चक्री, खाने पीने की वस्तुएं, अनेक प्रकार का बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आप सभी ने पता रहे। इसमें 200 दुकानें, स्टॉलें लगने का काम जारी है। कई दुकानें आ चुकी है। लगभग 15 से 20 प्रकार के विभिन्न प्रकार के झूले भी आए हुए और 10-15 प्रकार की विभिन्न खाने पीने की वस्तुओं की दुकान भी लगाई जा रही है।
पाली जिला मुख्यालय पर शिवसेना सिंधे के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले मिड डे मील व्यवस्थाओं को लेकर आज आक्रोश जताया है और राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि एनजीओ द्वारा सड़े गले सब्जियों में काम में लिया जा रहा उन्हें और साथ ही सड़े गले फल छात्रों को मिड डे मील में दिए जा रहे हैं। साथ ही मिड डे मील में भारी भ्रष्टाचार भी देखा जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं की सेहत से गड़बड़ी हो रही है। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमें मीडिया के माध्यम से और हमने खुद ने भी देखा है कि मिड डे मील में पूरी तरह से भ्रष्टाचारी हो रही है। जो 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को जो भोजन परोसा जाता है वो रोटियां एकदम जली हुई है, दाल के अंदर आटा मिला करके उनको भोजन परोसा जा रहा है। सेकेंड पर्सन जो सब्जी वहाँ यूज़ की जा रही है वो सड़ी गली सब्जी यूज़ की जा रही है। बच्चों को फ्रूट दिए जा रहे हैं तो वो भी सड़े गले फ्रूट दिए जा रहे हैं, जिससे बच्चों की सेहत के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। सेकेंड पर्सन एक एलजीओ द्वारा सुबह खाना बनाया जाता है और दोपहर को घूमते खाना पहुंचाया जाता है, तो उस खाने को पहुंचाने में उनका इतना समय चला जाता है कि पूरी तरह से खाना ठंडा हो जाता है और रोटियां होती है वो पूरी कड़क हो जाती है। तो पहली का बच्चा उन रोटियों को कैसे खाएगा? पहली दूसरी के बच्चे एकदम मासूम बच्चे होते हैं, अगर उन्हें कड़क रोटी परोसी गई तो वो कैसे खाएंगे? और सड़ी गली और एकदम बदबूदार चावल भी उन्हें दिए जा रहे हैं। बदबूदार चावल के कारण और इस प्रकार की सामग्री के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर असर पड़ रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने पोषण योजना और मिड डे मील योजना के तहत ये योजना स्टार्ट की थी कि भाई बच्चों का सेहत सुधरे और बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, प्लस बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं हो। परंतु इन एनजीओ वालों ने और अधिकारियों ने अपनी भ्रष्टाचारी को चरम सीमा पर पहुंचाते हुए इस योजना को एकदम से इतनी खोखली योजना बना दिया, एक भ्रष्टाचार रूपी योजना बना दिया कि अब क्या कह सकते हैं। बच्चों का सेहत पूरी तरह से बिगड़ रही है। तो कलेक्टर साहब से यही अनुरोध करेंगे कि या तो इस योजना को बंद ही कर दें आप, अगर बंद नहीं कर पाते हो तो ऐसे अधिकारी और ऐसे एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ न हो सके। पाली जिले में गुरुवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। घटना खिवाड़ा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तस्करी के शक में 2 संदिग्ध गाड़ियों का पीछा कर रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महेचा के अनुसार टीम को सूचना मिली थी कि गाड़ियों में मादक पदार्थ के संकेत है और साथ ही दवेरी घाटी के पास गाड़ी रुकते ही उसमें सवार युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई है और जो युवक के सीने में लगी है। गंभीर रूप से घायल आरोपी को पहले जोरावर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पाली रेफर किया गया है।
इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।